अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात का चर्चा। एक तरफ कोर्ट का फ़ैसला, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है इलेक्शन करवाने के लिए, और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर असम्बली एक कानून साज़ी कर रही है। ये चूँकि जो इलेक्शन है, जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में, इनको तकरीबन 31 साल हो गए हैं ये इलेक्शन ना हो सके। 31 साल में तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर 5 साल के बाद 6 दफ़ा मुंतखब लोकल बॉडीज़ को होना चाहिए था, लेकिन वो मुंतखब ना हो सकी। कानून साज़ असम्बली अपनी जगह पे मुंतखब होती रही। कानून साज़ असम्बली के जो नुमाइंदगान थे वो असम्बली में आते रहे, लेकिन कानून साज़ी शायद उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन कानून साज़ी अगर हुई भी, लेकिन उस पे अमल उस तरह से नहीं हो सका। आज तक 30 साल अगर आप कहें तो 30 साल लोग इंतज़ार करते रहे कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सके। दूसरी बात कि आज़ाद कश्मीर में चूँकि बल्दियाती इलेक्शंस ना होने की वजह से, और दूसरा तुलबा जो यूनियन है उस पे पाबंदी की वजह से, जो हमारे पास सेकंड लीडरशिप है उसका फुकदान है। सेकंड लीडरशिप हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और सेकंड लीडरशिप की वजह से ये है कि हमारे यहाँ जो एक लीडर आता है तो उसका बेटा, उसका पोता, वही उसको हम फॉलो कर रहे हैं, मौरूसियत को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी सूरत में भी नई जो लीडरशिप है, जो सेकंड लीडरशिप है, उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसी इशू पे हमने आज बात करनी है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं, इनका क्या फ्यूचर है, क्या ये इलेक्शन हो पाएंगे या इस दफ़ा भी इल्तवा का शिकार ही रहेंगे और ना हो सकेंगे इलेक्शन। इस पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अताउर रहमान अब्बासी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मेरे जो दूसरे मेहमान सीनियर कानूनदान हैं नदीम असलम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नदीम असलम एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। मेरे बाकी मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। मैं बिल्कुल अब्बासी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ चूँकि हम आपसे लेना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है? बल्दियाती इलेक्शंस, कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है, तो गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट का तो बहुत क्लियर मौक़िफ़ है, चूँकि ये हमारा इंतख़ाबात में जो हमने अवाम से वादा किया था, और ये 3 दहाइयों के बाद पहली दफ़ा हमने ये नारा लगाया था कि हम आके आम आदमी को एम्पावर करेंगे और बल्दियाती इंतख़ाबात की तरफ जाएंगे। इंतख़ाबात में सरदार तनवीर इलियास खान जो इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में, उस एक कैंपेन के डिप्टी चेयरमैन थे, इंचार्ज थे पीटीआई की कैंपेन के। उन्होंने ये वादा किया था, मुख्तलिफ जगहों पे आप वो उठा के देख भी सकते हैं उनकी स्पीचेज। तो इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह। पीएम साहब ने पिछले दिनों 13 अगस्त को जो था वो असेंबली में भी उन्होंने स्पीच के दौरान भी बड़ी क्लियरली कहा था। लेकिन ये जो अभी कायमा कमेटी के पास जिसमें जो चीज़ें गई थी उसमें ये है कि चूंकि कुछ चीज़ें मजीद डिस्कस होना बाकी थी इस हवाले से, तो वो पीएम साहब की स्पीच में भी था चीज़ें कि जैसे कि कुछ केसेस जो हैं हल्का बंदियों के हवाले से वो इल्तवा का शिकार हैं, जो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं वो। और कायमा कमेटी जो कायम की गई थी उसमें अपोजिशन के भी लोग थे, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब भी थे, अपोजिशन लीडर भी थे। तो वो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ें मजीद इसको आसान बनाने के लिए, ताकि एक जो बल्दियाती मॉडल हो वो बन जाए, जो जैसा कि पीएम साहब ने स्पीच में भी कहा था इस चीज़ का। जिस तरह पंजाब में एक मॉडल मौजूद है, केपीके में मॉडल मौजूद है, तो आज़ाद कश्मीर में भी एक मॉडल हो कि इख्तियारात क्या होंगे उनके, और अता वो बैठेंगे कहाँ, जो डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज बनती हैं वो कहाँ पे बैठेंगे। इस तरह की चीज़ें अभी होना बाकी हैं, उसके ऊपर हो रही है बातचीत। अताउर रहमान अब्बासी साहब, 30 साल से हम चूंकि इंतजार कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस का, लोकल बॉडीज इलेक्शंस हमारे पास नहीं हो रहे, लेकिन क्या ये मुनासिब नहीं है कि अगर इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, तो उस सूरत में क्या असम्बली को तैयार होना चाहिए और असम्बली को डायरेक्ट इलेक्शन करवाने चाहिए? क्या ये बेहतर नहीं है? देखिए 30 साल से इंतजार तो हम कर नहीं रहे, चूंकि हमें किसी ने इस तरह का नारा नहीं दिया था कि हम आके आपका बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे।
इससे राजा पहले रा, किसी ने इस राजा तरह का क्लियरली, राजा फारूक आदर साहब ने कहा था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन वो भी इलेक्शन नहीं करवा सके थे पिछले वो पिछले 5 साल दौर में नहीं करा सके। हम तो तैयारी करके हमने फंड्स भी दे दिए हैं, हमारी हुकूमत ने फंड्स भी इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होना बाकी है, इलेक्शन थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं लेकिन होंगे सही। इसके ऊपर क्लियर मौकफ है हुकूमत का इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप मौकफ दे रहे हैं तो आप ये बताएं कि अगर डिले भी होंगे तो कब तक डिले होंगे और कब तक होंगे इलेक्शन। ये तो असेंबली में अभी चल रही हैं चीजें, कायमा कमेटी है जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की चीज जो मेंबरान हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे चीजें। कायमा कमेटी की कंसेंसस तो आगे, कायमा कमेटी भी चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए, राजा फारूक आदर साहब की भी स्टेटमेंट है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि इलेक्शन अगर बहुत डिले हुए तो नवंबर में क्या हो जाएंगे इलेक्शन। इसके बारे में अभी चूंकि कल भी असेंबली सेशन होगा तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आप मेरे साथ रहिएगा। नदीम असलम साहब, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में 31 साल से नहीं हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती जो हमारी सेकंड लीडरशिप है वो हम चार ही नहीं कर रहे हैं, तुलबा यूनियन में भी पाबंदी है। इस दफा भी ये इलेक्शन इल्तवा का शिकार नजर आ रहे हैं। आप कानून दान हैं, क्या कानून क्या है इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन तैयार है, लेकिन असेंबली फिर भी 15 जो अमेंडमेंट है वो उसको असेंबली में टेबल पे रखे हुए है कि 15वीं तरमीम के जरिए इलेक्शन को थोड़ा डिले किया जाए। क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वक्त पे जो है ना ये एक प्रोग्राम रखा है। जो बल्दियाती इलेक्शन है ये बुनियादी तौर पे बुनियाद फंडामेंटल राइट्स कैटेगराइज जाती है कि जिसका कोई डिनाइल नहीं है कि इससे आप फरार इख्तियार नहीं कर सकते, जो कि आज़ाद कश्मीर में ये अमूमन होता है कि वहाँ का जो सिस्टम है या जो तरीका वारदात है, तो उसके लिए ये आप देख लें कि किस तरह जो है ना असम्बली के मेम्बरान, अब मैं हमने तो पिछले गुज़श्ता 20-30 साल में अपोजिशन का ये एक ही छठा है, यानी जो अपना जो बिजनेस करते हैं और कानून और ये इंसाफ के साथ भी मजाक करते हैं, इन्होंने आप देख लें कि अपनी गाड़ियों के लिए कितने फंडिंग फौरन मुहैया कर दी है। जैसे आपने मेंशन किया, चौधरी मजीद साहब ने कहा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और उसके लिए पैसे फिर उन्होंने नहीं कहा। राजा फारूक हैदर साहब ने भी कहा था कि हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी जब जो ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है लोगों के मफाद में, वो इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने इसको परस्यू किया और ये जरूरी समझा है कि ये बुनियादी हकूक की एक्सरसाइज है, इसको होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको यानी 2 दफा इसकी तारीख देकर, यानी पहले सुनी है फिर उन्होंने टाइम मांगा, तो उस पे करके किया था। जब सेक्रेटरी वजीर बल्दियात वगैरह वहां पे अदालत में उन्होंने कहा जी कि नहीं ये उनके सेक्रेटरी जो है ना वो उनका प्रॉब्लम है, उनका नहीं है। लेकिन जब असेंबली में गए तो उन्होंने उसको ओवर रूल करने के लिए, ये बिल्कुल जिस तरह होता है क्या कहते हैं अली बाबा 40 चोर, ये सब आपस में मिलकर इन्होंने असेंबली के अंदर इसको इल्तवा के लिए वो सारा सिलसिला फौरी तौर पर किया। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है कि ये कहते हैं जी कि फंडिंग नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है, बल्कि जो एमएलए होता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, यानी पूरी दुनिया में जहां भी जमहूरियत है या इंसाफ का पलना पुलना है, ये नर्सरियां होती हैं बल्दियाती इलेक्शन और तलबा यूनियन के इलेक्शन, जिससे नई क्यादत होती है। यहाँ पे इन्होंने इतना जहर घोल दिया है कबीला परस्ती का, मेरिट का कत्लेआम है कबीले के नाम पे और इलाकाईज़म के नाम पे, कि यहाँ पे आपको शर्म आती है और घिन आती है सियासत को जमहूरियत कहते हुए। और इसमें आप देख लें कि मैं आपको अपने मीरपुर के हल्के की बताता हूँ कि चौधरी नूर खान साहब उनके बेटे हैं, भाई थे पहले चौधरी खादम साहब, फिर बैरिस्टर सुल्तान साहब है, अब उनके बेटे यासर सुल्तान है। चौधरी मजीद साहब है, उनके बेटे हैं। इसी तरीके से डुडियाल में आप चले, चौधरी यूसुफ साहब हैं, उनकी फैमिली के जो है एमएलए हैं वो हैं। इसी तरीके से आप चौधरी यासीन साहब को, यानी आप पुंछ में चले जाएं, खालिद इब्राहिम साहब, सरदार अतीक, यानी ये नहीं चाहते कि कोई भी मेहनत कश या जो अवाम की बात करने के लिए लीडरशिप सामने आए। ये नेक्सस है जिसको यानी गट्ठा रखने के लिए, यानी एक दूसरे की जिसको कहते हैं मफादात का साथ देने के लिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं। तो मेरा ये फौरी तौर पे इस पूरी सिचुएशन में लोगों से मुतालबा है कि जो पिटिशंस आगे जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, अपनी इस बात का, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है और इसमें बदनीति हुकूमत। नदीम साहब, जमात इस्लामी ने चूंकि एक अपनी जो कानूनी उन्होंने एक चाराजोई के लिए एक टीम भी बनाई है, एजाज साहब उसके सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तो कानूनी चाराजोई के लिए आप अगर हमें बताएं कि कहां तक कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें? जी देखें कि सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने जैसे बुनियादी तौर पे कहा है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ना बुनियादी इंसानी हकूक में से एक हक है, जिसको
डिनाइल या एक्सक्यूज यानी जो ये वजह बता रहे हैं वो इंतहाई कमजोर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर सकती है और इसको कराने का हुक्म दे सकती है। इसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो इसमें परस्यू कर रहे हैं, जैसे आपने जमात इस्लामी का कहा वो कर रहे हैं, बार एसोसिएशन है, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं और सियासी जमातों को भी इसका पार्ट एंड पार्सल बनना चाहिए और इससे बिल्कुल दस्तबरदार होने का ये ऐलान करना चाहिए कि जो लोग बलदियाती इलेक्शन की मुखालफत करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें और अवाम की ताकत से इसको अपने मंतकी ये अंजाम तक इनका फंडामेंटल बिल्कुल ठीक। राइट है मैं और लोगों का ये हक है कि अदालत के साथ और अवाम और सियासत मिलके इन लोगों को बेनकाब करें जो असम्बली में 32-33 लोग बैठे हुए, ये उन यानी अवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ वो फैसला कर रहे हैं, अवाम के वोट वो लेकर आ रहे हैं और अवाम के जो पैसे हैं वो अपनी गाड़ी और अल्ले तल्लु पे खर्च करते हैं, लेकिन लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये बुनियादी एक्सरसाइज है। यहाँ पे कमिश्नर लगाते हैं अपने नदीम साहब, मैं आपका इस पॉइंट पे आपका इस पॉइंट पे आपका नुक्ता लेके तो मैं गवर्नमेंट का मौकफ लूंगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है क्या उसकी भी बुनियादी ये जरूरत नहीं है कि वो जो सियासी पार्टीज हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ देखे कि हालात कैसे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करे और उसके बाद फैसला करे कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट का जो एक तरफ का जो मौकफ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जरा उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब है, ये तो बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये जो असम्बली मेंबरान है ये बदनीति पर मबनी है, इनका जो स्टांस है या मौकफ है कि ये नहीं चाहते कि इनके नीचे नए लोग छोटे लीडर पैदा हों जो फंड्स का मुतालबा करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तरक्याती स्कीमों के इनके पैसे लें और वो लोगों की खिदमत करें। तो असल में ये इलेक्शन कमीशन की आप देख ले, बलदियाती इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो हल्काबंदियां की हैं, एतराजात लिए हैं, ये काफी साल हो गए अब इसमें इसमें छोटी मोटी तो मामला 100% तो रहते ही हैं, कोई ना कोई मामला, कोई हल्काबंदी का इशू रहता है, कोई वोट इंदराज हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जब इसकी सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक ये दोबारा डेट एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब है कि वो तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। और सेक्रेटरी बल्दियात और वजीर बल्दियात और जो असम्बली मेंबरान उन्होंने अपनी यकजहती दिखाते हुए, यानी इस बेसिक जो बहुत बड़ा जमहूरी प्रोसेस है जिसमें लोगों को एहसास से महरूमी है, ये दूर करने की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और इसको बिल्कुल। बड़ी मैं दोबारा आपके पास आता हूँ एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी भी नदीम असलम साहब अपनी जगह पे है कि उसको देखना चाहिए कि यूनियन काउंसिल कितनी बनी हुई है। एक यूनियन काउंसिल में अगर 50,000 प्लस लोग रहते हैं तो उसको 5 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है ये अभी तक। लेकिन मैं गवर्नमेंट का मौकफ ले लेता हूँ, अतौर रहमान अब्बासी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। जिस तरह नदीम असलम साहब कह रहे हैं कि ये असम्बली मेंबरान जो हैं वो अपने से नीचे दूसरी लीडरशिप तैयार नहीं होने देते, ये नहीं चाहते कि दूसरी लीडरशिप सामने आए, इसलिए इलेक्शन मुलतवी होते हैं, हर दफा इल्तवा का शिकार होकर आगे चले जाते हैं। इस पे क्या कहते हैं आप? क्या यही असल जो सूरत हाल है यही है? देखें, इस पे मअज़्ज़ज़ कारून गो साहब ने जो बात कही है कि असम्बली मेंबरान की बदनीति, अगर बदनीति ही होती तो वो इसको ओवररोल कर देते, पहले ही कह देते कि इलेक्शन हम इस साल नहीं करा सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है। हुकूमत कह देती, हुकूमत और अपोजिशन जब एक पेज पे हैं तो ये बड़ा अच्छा पैगाम है कि दोनों मिलकर कोई ऐसा लाएअमल तैयार करेंगे जिससे एक बेहतरीन किस्म का इलेक्शन हो सके। और जो चीज़ें अभी डिस्कस हो रही हैं उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो आगे कानून साजी होगी ये मुस्तकबिल के लिए बड़ी बेहतर होगी। इस सिलसिले में जो लॉ मेकर्स असेंबली में बैठे हुए हैं वो चूंकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों इस चीज़ पे मुतफिक हैं और दोनों मिलकर कोई चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें वेट एंड सी अभी देखना चाहिए कि कल वो क्या फैसला लेते हैं इस पे। उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद नहीं कर दिया कि हम इलेक्शन करा ही नहीं रहे, कुछ अगर 10-15 दिन अगर आगे पीछे जा सकते हैं तो ये तो पहले भी हुआ है, जैसे कि पहले भी डेट एक्सटेंड हुई है, पहले एक डेट रखी थी उसने इलेक्शन कमीशन ने, तो उसके ऊपर कोर्ट भी चले, कोर्ट का जो अभी ये तो असेंबली के डिसीजन के बाद ही मजीद चीज़ें क्लियर होंगी ना, कोर्ट क्या कहता है इस पे। तो इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। ये तो पीटीआई का भी नारा है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं और लोगों को एम्पावर करें। ये तनवीर इलियास साहब इसके ऊपर बिल्कुल उनका क्लियर मौकफ है, वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा क्लियर मौकफ है इसके ऊपर के इलेक्शन होंगे। उन्होंने असेंबली स्पीच में भी परसों तरसों भी जो 13 अगस्त को ये उसमें भी बड़ा क्लियर मौकफ दिया है।
लेकिन बस अभी हुकूमत की अपनी ईगो है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो मुकर्रर करदा तारीख है उस पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, 10-15 दिन लेट करके मतलब नहीं, इलेक्शन इसमें हो जाए। ईगो नहीं है। जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, अगर वो आपके पास पहुंची होंगी, जाहिर है व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंची होंगी कि ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो वो वैलिड हैं उनमें से। अगर 100% नहीं तो 70% उनमें से चीजें जो है ना वैलिड है, तो जो चीजें कायमा कमेटी में डिस्कस हो रही हैं। नहीं, इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह यूनियन काउंसिल्स की आबादी की बात की जा रही है उसमें ज़रा 30,000 प्लस भी यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि आधी ऐसी यूनियन काउंसिल हैं जिनमें 50,000 प्लस आबादी है, तो उसमें ज़रा एक यूनियन काउंसिल वहाँ पे बनी हुई है, 5 बननी चाहिए थी, नहीं बन सकी। लेकिन ये ज़रा पिछले 30 साल का काम था, ये कानून साज असम्बली मौजूद थी, इसमें कानून साजी करने वाले जाते रहे, उन्होंने काम अपना किया नहीं। इसका मतलब यह है कि फिर भी मोरद इल्ज़ाम वही असम्बली ही है। असेंबली हो सकती है, लेकिन हुकूमत को आप नहीं कह सकते। हुकूमत हमारी पहली दफा आई है और ये अभी साल हुआ है बड़ी मुश्किल से। आप बिल्कुल उसके आपकी ऊपर हुकूमत सोचे कि हमने लोगों के बुनियादी हकूक के ऊपर बात करना शुरू कर दी है, तो इंशाल्लाह ये होगा, इलेक्शन भी होगा और आप हमें दाद देने पे मजबूर होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आपकी हुकूमत पहली दफ़ा आई है। मेरे साथ पिछली हुकूमत के राजा वाजिद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। राजा वाजिद साहब, आपकी हुकूमत ने भी फारूक हैदर साहब ने कहा मैं इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करवाए नहीं। इस दफ़ा भी फारूक हैदर साहब चाह रहे हैं जी कि हुकूमत के साथ मिलकर के इलेक्शन थोड़े डिले किए जाएं, या 5 साल डिले किए जाएं, 4 साल डिले किए जाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि डिले हुआ इलेक्शन। क्या कहते हैं आप? पिछली हुकूमत में भी आपने इलेक्शन नहीं करवाए और इस हुकूमत में भी आप डिले करवाना चाहते हैं। राजा राजा वाजिद साहब, आप मेरे साथ हैं? वाजिद साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नदीम असलम एडवोकेट साहब, जिस तरह बता रहे हैं अब्बासी साहब के हम ज़रा असम्बली का कसूर है, हमारी हुकूमत तो पहली दफ़ा आई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इनकी हुकूमत पहली दफ़ा आई, लेकिन असम्बली में वही लोग मौजूद हैं जो पिछली असम्बली में हुआ करते थे। कोई मतलब एक आध अगर नया बंदा आया तो वो होगा, वरना तो सारे लोग वही हैं। पिछली असम्बली में भी यही लोग मौजूद थे, इन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। तो इस दफ़ा क्या आप क्या कहते हैं? आपकी तवक्कुआत क्या है कि क्या कोई इस तरह की कानून साजी होगी, क्या इलेक्शन हों इस दफ़ा? जी देखें, मेरी जो बुनियादी इंटेंशन है कि देखें, हुकूमत के कहने पे ही अपोजिशन दोनों ने जो है ना मिलके ये जो अपना जो फाइंडिंग्स पेश की हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी फैसले के अमल दरामद रोकने के लिए। इससे पहले भी असम्बली मौजूद थी और भी असम्बलियां मौजूद थी। ये जो काम, मुझे नहीं पता कौन कौन से पॉइंट, जैसे एक पॉइंट इन्होंने यूनियन काउंसिल का कहा है, अगर ये लिस्ट बता देंगे ये काम हुकूमत ने करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है इलेक्शन करवाना, फंडिंग प्रोवाइड करना हुकूमत का। ये कह रहे हैं हुकूमत ने फंडिंग दे दी है, और यानी इलेक्शन कमीशन से ज्यादा हल्का बंदियों के मसाइल हुकूमत नहीं समझती है। इसी तरीके से जो कानूनी मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से बेहतर वो लोग कोई और नहीं समझ सकता। असेंबली नहीं, कानून साजी जरूर इनका हक है कि उसको ओवर रूल करें, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो अगर ऐसे ही मामलात में चलेगी तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी। तो देख लें, मैं इनकी बदनीति इस बुनियाद पे कहता हूँ, एक तो फंडामेंटल राइट है, दूसरा बदनीति है कि देखें आज़ाद कश्मीर में जो असम्बली इलेक्शंस के लिए या निचले इलेक्शंस के लिए इलाके पाकिस्तान की एक प्री जिसको कहते हैं प्रो रिगिंग है, यानी इलेक्शन से कबल धांधली जो है वो उन लोगों के लिए है जो आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर पे, यानी ये बिल्कुल नाजायज शिक है कि जो लोग वोटर आज़ाद कश्मीर का हो, वोटर कश्मीरी हो, लेकिन अल्फ वो पाकिस्तान के साथ वफादारी का ले। तो ये यानी बलदियाती इलेक्शनों में, मैं अगर पिछले आप 86 में अगर आपको इतफाक हुआ हो, तो वहां पे खुद मुख्तार कश्मीर के इस कदगन के बावजूद भी बल्दिया में, टाउन कमेटियों में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर वो मुंतखब हो जाते हुए हैं जो पॉपुलर सपोर्ट के साथ। उनका रास्ता रोकने के लिए बुनियादी तौर पर बलदियाती इलेक्शन का जो इनेकाद रोका गया था, ताकि नई लीडरशिप जो है वो इनको चैलेंज न करे, जिसका आज ये मोरूसी सियासत में डल रहा है और कबीले की दूसरी सियासत में है, जो कि एक पढ़े लिखे लोगों के लिए एक अजाब से कम नहीं है कि वो मेरिट की बुनियाद पर हुकूमत में जाना, किसी भी शोबे में जाना चाहे तो इस वजह से नहीं जा सकते कि उनके कबीले का मिनिस्टर नहीं है। तो इस सूरत हाल में एक तो ये नाइंसाफी पे मबनी है, ये अपने लिए तो फौरन यानी अमल दरामद इन्होंने ये किया है कि जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसको यानी रोकने के लिए इन सब ने इत्तेहाद करके उसको स्टॉप किया है और इसको यानी डिलेइंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनके जो हथकंडे हुकूमत के
या असेंबली के अंदर अपोजिशन के मिलके ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तो हजारों लोग ये चाहते हैं कि वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में उम्मीदवार बने और वो लोगों की मैंडेट लेके अपने आप को, यानी एक बहुत बड़ी गैप और महरूमी है कि लोग चाहते हैं कि वो लोगों के साथ आपस में एक सियासी अमल में शरीक हूँ। तो इसके लिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अगर ये इन्होंने करना ही है तो गाड़ियों का बिल फौरन ये कर लेते हैं, तनख्वाहों का बिल 24 घंटे में ये कर लेते हैं। तो ये इलाके पाकिस्तान वाली शिक खत्म करें, अगर नेकी भी लोग समझते हैं कि ये कर रहे हैं, एक बिल इसका भी पेश करें। तो बाकी जो लोगों के अंदर अनरेस्ट है, देखा 15वीं तरमीम है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि वो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बल्दियाती इलेक्शन और तलबा यूनियन के मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बताएं कि वो इशू कौन कौन से हैं जिसपे हुकूमत समझती है कि ये बिल्कुल चीजें ठीक है। जरूरी हैं। अताउर रहमान अब्बासी साहब, कौन से वो इश्यूज हैं जिन पे आप कानून साजी करना चाहते हैं? जिस तरह एक तो यूनियन काउंसिल का इशू था, वो आपने भी कहा, नदीम असलम साहब ने भी कहा, बाकी कौन से इश्यूज है जिन पे आप कानून साजी करना चाहते हैं, जिनकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं? पब्लिक को बताएं प्लीज। जो इलेक्शन कमीशन बल्दियात इन्होंने कायम करने का कहा है ना, वही जो इलेक्शन कमीशन होगा तो बल्दियाती इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। तो इसके ऊपर अभी असेंबली में चूंकि बहस जारी है, कुछ चीजें हो रही हैं डिस्कस, तो वो जो लॉ मेकर्स हैं जब वो कोई डिसीजन करेंगे तो उसके ऊपर फिर बात होगी। असेंबली के अंदर की जो बातें हैं तो वो फिर बाहर तो नहीं बताई जा सकती उस तरह से। तो मतलब जो मीडिया बल्दियात पे आया है वो आपके पास, मीडिया पे आया है वो जरूरी नहीं होता कि सारी खबरें सच ही हों कि ये किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा। का तो एजेंडा पहले पोज होता है, इश्यूज पहले फ्रेम होते हैं, फिर जाके उसका इजलास तलब होता है। और हाँ, ये जो चूंकि मैं खुफिया असेंबली मेंबर नहीं हूँ ना, मैं चूंकि नहीं नहीं असेंबली मेंबर नहीं हूँ तो मैं आपको वो बात नहीं बता सकता कि वहां पे क्या उन्होंने कायमा कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। कि इन इश्यूज इश्यूज पे हुकूमत कानून साजी करने जा रही है, इसमें तो सबको इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें कोई खुफिया बात तो है मेरे नहीं ख्याल के बल्दियाती इलेक्शन बारे में कोई खुफिया बात है जिसको असेंबली नहीं बताना चाहती। नहीं, हाँ, कोई भी सुप्रीम खुफिया कोर्ट को बात ना। नहीं है, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है पहले से। असेंबली में स्पीचेस जो हैं आप उठा के देख लें, पीएम साहब ने बड़ा डिटेल में, उन्होंने 10 मिनट की स्पीच की थी, वहां पे उन्होंने ये सारी चीजें बता दी थी ऑलरेडी कि हम इन चीजों के ऊपर करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, बाकी अब्बासी साहब, कायमा कमेटी का जो आज का इजलास है, कायमा कमेटी के आज के इजलास की रिपोर्ट ये है कि जो साबका हल्का बंदियां थी उनके लिए कहा गया है कि उनको बरकरार रखा जाए। वार्ड्स को आबादी और वोटर्स की बुनियाद पर तकसीम किया जा सकता है। बल्दिया के छोटे वार्ड्स को एसपी साबिक बाहर रखा जाएगा। यूनियन काउंसिल के वार्ड साबका भी बाहर रखे जाएंगे। टाउन कमेटियों को वार्ड्स के साबका सूरत हाल में रखा जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के हवाले से वार्ड्स और यूनियन काउंसिल बनाते वक्त समाजी और जोग्राफिया मामला को भी मद्देनजर रखा जाएगा। मुमकिन हो तो नवंबर 2022 में होने वाली मरदमशुमारी के ऐलान के मुताबिक मद्देनजर रखा जाए इसको। इजलास में इस बात पर भी इत्फाक किया गया कि हल्का बंदियों को डिस्टर्ब न किया जाए तो बल्दियाती इंतखाबात जल्द हो सकते हैं। यूनियन काउंसिल के जो दफातर 1991 के बाद गिर चुके हैं या लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ, उनको दोबारा तामीर करवाया जाएगा। हाई कोर्ट में जेर समात हल्का बंदियों के हवाले से मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू किया जाएगा। रेवेन्यू विलेज को किसी भी कीमत पर तोड़ा ना जाएगा, बल्कि अपने गाँव की किसी भी कीमत पर तकसीम के खिलाफ बल्दियाती इलेक्शन को बाइख्तियार आईनी तौर पर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुश्तरका तौर पर बल्दियात इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर का इंतखाब करेंगे। ये जो कायमा कमेटी की आज की बिल्कुल रिपोर्ट है, कायमा कमेटी ने जो आज का काम किया है वो ये है। लेकिन इसमें एक मुश्किल बात ये है, नदीम असलम साहब, चूंकि कानूनी तौर पर आप ही बता सकते हैं कि ज़ारा वो कह रहे हैं कि जितनी भी जो ऑफिस थे वो जो गिर चुके हैं उनको दोबारा तामीर किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी साबका पोजीशंस हैं यूनियन काउंसिल्स की, वार्ड्स की, वो सब कहते हैं कि उन्हीं को बरकरार रखा जाएगा और उस पर दोबारा इलेक्शन जल्द हो सकते हैं। तो इसमें इलेक्शन फिर तो डिले, मेरा ख्याल है कि नहीं होने चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन क्या ख्याल है आपका? क्योंकि इसमें कानूनी तौर पर कोई उतनी बड़ी पेचीदगी जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें अगर कोई हो तो आप बताएं प्लीज। जी सर, इसमें इसमें देखें कि जो पिछले जो हल्का बंदियां वगैरह थी वो तो बिल्कुल और आसान था, पर इसमें जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, जैसे नए वोटर्स का इंदराज है, फिर उसमें जो बेशुमार लोग फौत हो चुके हैं, जो और बेशुमार ऐसे फैक्ट्स थे जिसकी बुनियाद पे मतलब है कि जालसाजी की जाती थी, तो वो ऑलरेडी उसको इलेक्शन कमीशन ने टाइडी अप किया है। यानी काफी यानी मरदमशुमारी आई है, नए जो इंदराज हुए हैं, जो निकले हैं, उसमें जो यानी मरदमशुमारी से मुराद ये होती है कि जिस दिन मरदमशुमारी हो रही हो, जो अफराद वहां पे घरों में मौजूद थे उन सबको वो उन्होंने काउंट किया है। तो इस लिहाज से ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है मरदमशुमारी, यानी 10 साल बहुत थी, वो भी डिले थी। तो इसमें
अभी अगर आप देखें तो जवाब नहीं बनता कि आप इसको रिवर्स करके, यानी और अपोजिशन अगर चाहते हैं कि उन्हें कहें जी 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, तो वो अनाउंस करें कि हमने इस तारीख को इलेक्शन करवाने हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली इनके सेशन का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग कि ये फिनिश हो, ये लिंगर ऑन जानबूझ के मेरे ख्याल में कर रहे हैं ताकि जो मामला है वो ठंडे वैसे ठंडे नहीं होंगे। तो लोगों के मफादात ये हैं कि इलेक्शन हो, लोगों का इंटरेस्ट है, और कानून और इंसाफ की भी यही जरूरत है, और जमहूरियत के भी यही तकाजा है कि इन इलेक्शन बिल्कुल के ठीक लिए है। वाजिया तौर बिल्कुल पर एक तारीख चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना काम उनके सुपर्द करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं राजा वाजिद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, चूंकि उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा, मैंने कोशिश की है तो मैंने सादिक तराबी साहब को लिया है नून लीग से। सादिक तराबी साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं, और दूसरा ये कि राजा फारूक आदिल साहब ने पिछले 5 साल में भी इलेक्शन नहीं करवाए और अब भी वो कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। मैं सबसे पहले तो जनाब शाहिद अजीज साहब आपका और आपकी इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज बहुत बड़े एक इशू के ऊपर गुफ्तगू कर, सब मेहमानों को सलाम भी बोलूंगा और कुछ आमदीद भी कहता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ चूंकि मुस्लिम लीग नून का क्या पॉलिसी है उसकी मैं वजाहत भी करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो असम्बली में पहुंचे हैं, ये इनको डर ये है कि अगर ये निचली सतह पे इक़्तिदार चला गया तो इनका जो दाल पानी है ना वो कम हो जाएगा। इनका मकसद ये है कि यही मौरूसी सियासत, एक जाए तब बेटा आए, बेटा गया तो पोता आए, और पोता गया तो पड़ पोता आए, बस इस मिशन के ऊपर ये लगे हुए हैं और अपने माल बनाने के चक्कर में है। बाकी इनको अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, वो फारूक अदर हो, वो बैरिस्टर हो, वो तनवीर इलियास हो, वो सरदार याकूब हो, वो हसन इब्राहिम हो, जो भी हो, इनका एक ही माटो है कि बस किसी न किसी तरह असेंबली में पहुंचे, कानून साज असेंबली में, और नाम ये रखें कि हम कानून साजी के लिए जा रहे हैं, और वहां जाकर के माल बनाओ और अपना मतलब बच्चों को और अपने परिवार को सिक्योर करो, उनका मुस्तकबिल। बाकी तेल लगाएं, वोट देने वाले उनका कोई नहीं नहीं, इनके ऐसा साथ कुछ नहीं सरोकार है। नहीं है। वो 5 साल ये जो अभी इल्जामात लगा रहे हैं कि माल बनाओ, माल वहां पे बनाने के लिए कोई नहीं गया हुआ। खासकर जी वज़ीर जी, आज़म मुझे आज़ाद बात कश्मीर पूरी सरदार करने दे, तनवीर मुझे इलियास बात खान पूरी किसी करने किस्म दे, का आप बाद कोई में बात करना। मैं नहीं दे आपको रहे मौका वो मिलेगा ना, मुझे बात पूरी हुकूमत करने से। दे, मुझे बात पूरी करने देना। अगर मैंने ये शायद साहब 31 वैसे साल भी से जाना था, 15 मिनट का टाइम ये था, तो इनको मैं मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं जा इन सकता हूँ। इनको थोड़ा आप क्लोज करें ना, मैं बात कंप्लीट करूंगा मैं तो आगे बोले ना, ये इनको मौका अब्बासी दें साहब बाद में। आप त्राबी साहब एजेंडे के ऊपर बात ही नहीं कर रहे तो क्या बोलेंगे मैं हम? एजेंडे के त्राबी साहब ऊपर ही आया हूँ, एजेंडा उन्होंने यही है, सवाल एजेंडा सवाल यही है पूछे जो मैंने और देखा वहां से है। इल्जाम मेरी तराशी शुरू कर दी आपने। मैं चूंकि आप 40 इल्जाम साल का जो इल्जाम मेरा लगा रहे हैं। तजुर्बा है ना, मैं उसी की बुनियाद पे बात नहीं करूंगा। नहीं आप नहीं, त्राबी अच्छा, क्यों साहब त्राबी मुझे साहब चूंकि आप जो है वो इल्जाम करते हैं? तजर्बा हमारे पास नहीं काफी है सर। त्राबी साहब आप इल्जाम चूंकि लगा रहे हैं, चूंकि नहीं, प्रूफ के बगैर इल्जाम, चूंकि इल्जाम का माल। जवाब तो आता है, आपको क्लियरेंस दिया मैंने, मैं मजीद आपसे तो उलझ तो नहीं रहा, मैंने आपको सिर्फ जनाब क्लियरेंस दिया। ये तो मैंने प्रूफ नहीं वैसे है। भी क्या क्या प्रोग्राम इन लीव लोगों करना ने था, अपने क्योंकि 15 मिनट का टाइम था, तो मेरे आधा घंटा हो नहीं गया मुझे तकरीबन। शायद साहब नहीं अगर अच्छा, आप इजाजत दें तो मैं आप कोई ऐसी नहीं तो जाहिर आप पता, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी कोई डेट दे सकती है गवर्नमेंट और अपोजिशन की कि इस तारीख को हम इलेक्शन करवाएंगे, रादर देन कि सुप्रीम कोर्ट उनको मजबूर करेगा इस तरह से? जाहिर है वो डेट तो अनाउंस आपका करेंगे ख्याल है? ना, अभी कल का सेशन होने दे, तो मेरा ख्याल है कि जल्दी हो जाएंगे, इतना ज्यादा डिले नहीं होगा। मैं चलो, कोई अंदाजा है आपको तकरीबन तकरीबन कब तक हो सकता है? 20 दिन, महीना, या ज्यादा, या देखते हैं इस पे कल क्या डिसीजन होता है, अभी इस पे मजीद बहस चल रही है ना असेंबली में। ठीक है, ठीक यानी कोई अप्रोक्सीमेटली कोई आप तारीख नहीं दे सकते हमें, लेकिन इलेक्शन जरूर होंगे, ये आप कंफर्म कर रहे हैं? डेफिनेटली तारीख नहीं दे सकते, जाहिर है वो चीजें चूंकि डिस्कस होंगी तो लॉ मेकर्स ने तारीख देनी है आगे कोई कि कब पॉसिबल है। लेकिन इलेक्शन का कंफर्म कर रहे हैं कि इलेक्शन लाजमी होंगे हर सूरत में। ये वजीर आजम की आप तकरीर उठा के देख लें 13 अगस्त की असेंबली में, उसमें उन्होंने आपने क्लियर कर आपने दिया चूंकि था सारी एडवाइजर है चीजें। वजीर आजम के, तो चूंकि आपको भी पता होगा कि ज़ाहिर है इलेक्शन कंफर्म हर सूरत में होंगे। इंशाल्लाह होंगे। और ये अ, तहरीक इंसाफ का ही नारा था, और तहरीक इंसाफ चाहती है कि अवाम एम्पावर हो।
बिल्कुल ठीक, लेकिन तहरीक इंसाफ का मैं एक और आज का प्रोग्राम के इस एजेंडे के हवाले से नहीं, लेकिन दूसरा है कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये किया है कि जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं या बाहर के लोग हैं उनको एडजस्ट किया, तो इस दफा भी हो सकता है यही हो कि इम्पावर करने के बजाय लोगों को ये ना हो कि फिर इंतजार करवाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्बासी बहुत साहब, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। मैंने चूंकि कहीं जाना था इस वजह से, आप कंटिन्यू रखें, मैं इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बाद में देखूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, जी अल्लाह बहुत बहुत हाफिज। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका, बहुत शुक्रिया। त्राबी साहब कंटिन्यू करें आप, लेकिन चूंकि आपके और आपके पास चूंकि सबूत तो कोई नहीं है, माल बनाओ ज़ाहिर है, माल तो बनाने के लिए जाते हैं असेंबली में या नहीं जाते, क्योंकि आपके अपना कैमरा अगर फोन जो है ना आप ओरिजेंटल लंबाई की तरफ कर लें तो आपकी पिक्चर ठीक हो जाएगी। मैं जैसे लटा दें उसको, नहीं राजा होती राजा ये वाजिद ये साहब, राजा वाजिद साहब आप हैं मेरे साथ? जी वाजिद जी जी साहब, वाजिद साहब, जनाब शायद शायद आदि वाजिद साहब मैं त्राबी साहब एक मिनट में वाजिद साहब से अगर बात कर रहा हूँ, वाजिद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके 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 जी कर लें। वाजिद साहब, वाजिद साहब, जल्दी जी जी इलेक्शन आपकी पार्टी भी नहीं होने देती। शायद भाई हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी, बोले आप हेलो, प्लीज, बोले बोले बहुत आपकी आवाज शुक्रिया आ रही है। शायद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अपना हमारा मकसद सामने रखने का। तो जो अभी बलदियाती इलेक्शन का ये जो शोर शराबा है, तो इसमें मेरा अपना तजिया ये है कि पिछले गुज़श्ता 5 साल हमारी हुकूमत भी, मैं इस चीज़ को खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि वो बलदियाती इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। जो कि उन्होंने कराना था और उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल थी कि हम बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे और इख्तियारात का ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिली करेंगे। वो खैर नहीं हो सका, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट का 5 साल दौर इंतहाई सुनहरी दौर रहा है। तो मैं अभी हुकूमत की तरफ आता हूँ। ये जो हुकूमत, इसको कमोबेश 1 साल का अरसा गुजर चुका है और ये इतना लितो लाल से काम ले रही है। इस हुकूमत का आप बताएं, या इस हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ से लगता है उठ के चले गए हैं। 1 साल से ना इनकी कोई सिमत है, ना इनकी कोई डायरेक्शन है। ये करने क्या आए हैं, इन्होंने करना क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है, इन्होंने डिलीवर कैसे करना है। इनकी कैबिनेट के कोई इजलास, कोई मीटिंग, कोई काबीना का इजलास, कोई असेंबली का इजलास, ये इतनी गैर संजीदा हमारे ऊपर ये हुकूमत मुसल्लत की गई है या हुई है, जिस तरह भी हुई है। लेकिन इस हुकूमत तक आज तक कोई 1 साल का अरसा गुजर चुका है, कोई एक अच्छा काम भी नहीं किया है। अभी इन्होंने बलदियाती इलेक्शन का शोशा खुद छोड़ा और अपने ग्राउंड पे हालात देख के ये हुकूमत राय फरार इख्तियार करना चाहती है बलदियाती इलेक्शन से। मेरी आपके इस चैनल की वसातत से आज़ाद कश्मीर के तमाम सिविल सोसाइटी और बिलखुसूस नौजवानों से यह अपील होगी कि आप एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक होकर आवाज उठाएं और हुकूमत को बलदियाती इलेक्शन से राय फरार इख्तियार नहीं करने देना है। क्योंकि महज़ब माशरों में या महज़ब दुनिया में अगर देखा जाए, लोगों ने अगर जिन मुल्कों ने तरक्की की है तो उनकी तरक्की का राज इसमें पोशीदा है कि जब उन्होंने इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल किया, ग्रास रूट लेवल पे, यह अपनी पोजीशन देख के अपनी नालायकी और नायाली को छुपाने के लिए बलदियाती इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करते हैं। और कश्मीर की तमाम जुमला क़यादत, तमाम अपोजिशन के लोग और जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए लोग हैं, वो ये समझ रहे हो, वो अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि अब हमने टूटी खम्बे की सियासत करनी है। वो बल्कि ये सोचें कि भाई हम कानून साजी के लिए आए हैं, असेंबली में कानून साजी करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। जबकि उन्होंने ये जो राजा साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या करेंगे आप? इलेक्शन अगर नहीं होते तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे आप, सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? सर, मैं इस प्रोटेस्ट से पहले इस नालायक हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूं कि देखें, हमने एक ही सिंगल रट लगाई हुई है, इलेक्शन 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 का कोई फॉर्मेट होता है। आया इस हुकूमत ने अभी तक कोई कानून साजी नहीं किया है कि इसको केपीके मॉडल के तर्ज के इलेक्शन करवाने हैं या पंजाब के तर्ज के इलेक्शन करवाने हैं। ये नाज़म होंगे, नायब नाज़म होंगे। ये इलेक्शन मैं समझता हूं इस सूरत में कराना बिल्कुल बेमकसद और बेसूद होगा जब तक ये गवर्नमेंट कोई जामे कानून साजी नहीं करती है, बलदियाती नुमाइंदों के आईनी इख्तियारात, माली इख्तियारात को डिक्लेयर नहीं करती, उस पर कानून साजी नहीं करती, उनकी पोजीशनों को वाजे अगर नहीं करती है कि इनका ढांचा कैसे होगा। तो ये अगर इन्होंने इसी तरह लितो लाल से काम लेते हुए अगर सपोज बलदियाती इलेक्शन करा भी लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मजीद मैं समझता हूँ कि अवाम के टैक्स का जो पैसा है
वो भी ज़िया हो जाएगा इस बल्दियाती इलेक्शन में। फील फॉर इस गवर्नमेंट को और अपोजिशन को भी इस चीज के में अपना हिस्सा डालना चाहिए कि गवर्नमेंट कानून साजी करे कि बल्दियाती इलेक्शन किस तर्ज के होने चाहिए, उसका ढांचा क्या होना चाहिए, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, और आया बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार क्या देंगे। जब इख्तियारात की बात आती है, चाहे वो माली इख्तियारात हों या इंतजामी इख्तियारात हों, तो हमारी असेंबली के जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको हमने खुद नारे शारे लगा के भेजा हुआ है असेंबली में अपनी नुमाइंदगी के लिए, तो उनको ये लाले पड़ जाते हैं कि भाई ये तो सब कुछ हमसे छीना जाएगा। सबसे पहले हम एज ए तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर हमने ये सोचना चाहिए कि भाई हुकूमत से पहले कानून साजी करें और उस पर जो है ना कोई माली इख्तियारात, कोई इंतजामी इख्तियारात दें कि बल्दियाती नुमाइंदों ने आके करना क्या है। अगर उनको राजा साहब दोबारा आपके पास आता हूँ, मेरे साथ कानूनदान नदीम असलम साहब मौजूद है मेरे साथ, मैं उनसे बात अच्छा एक बात मैं और कंप्लीट कर एक मिनट सर, मुझे आपने मौका भी बहुत लेट दिया, आवाज भी नहीं आ रही थी। एक मिनट। दूसरी चीज शायद भाई दूसरा मसला यह है, जहां तक बात प्रोटेस्ट की है, तो प्रोटेस्ट हर आदमी का राइट है और इंशाल्लाह हम अपने हमारे जो जमात में असेंबली मेंबरान है उनका भी ये हक बनता है, उन्होंने भी करना चाहिए और अवाम ने भी प्रोटेस्ट करना है। ये 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है और ये नायल हुकूमत इससे राय फ्रायर इख्तियार करती है और लोगों ने या आजाद कश्मीर की आवाम ने इनको राय फ्रायर इख्तियार नहीं करना देना चाहिए और बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत पे जो है ना इनको करवाने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी रास्ते भी हमारे पास ओपन है। एक आम शहरी होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद मुख्तार इदारा है, उनके पास भी इख्तियारात हैं, उन्होंने भी इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरी सच्ची बात यह है कि ये जो कानून साज असेंबली में ये लोग बैठे हुए हैं, इनका काम ही यही है, ये खुद सारा मैकेनिज्म इन्होंने बनाना चाहिए और इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक ले आने चाहिए। अगर ये इसमें खुद संजीदा नहीं है तो कल ये इदारों को भी मुतनाज़ा बनाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुतनाज़ा बनाएंगे। अभी ये मुख्तलिफ साजबाज हिले बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इनको इल्तवा का शिकार करें। अगर ये गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करती है कोई भी वजूहात बना के, ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह गवर्नमेंट का जाने का ये पहली ईंट खुद रखेंगे और असेंबली का लोग भी घेराव करेंगे और इनको घर भी भेजेंगे और इंशाअल्लाह इसमें हमारी जमात का या हमारे जितने भी हम पॉलिटिकल वर्कर हैं इसमें अपने भरपूर जो है ना अपना हिस्सा डालेंगे। बिल्कुल ठीक। राजा साहब आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। मैं राजा निसार शाइक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, चूंकि जमात इस्लामी ने चूंकि ये भी कहा है कि वो असेंबली का घेराव करेंगे, असेंबली का घेराव करके वहां पे जो मेंबरान असेंबली बैठे हुए उनको बाहर नहीं आने देंगे, उनके हाथ काटेंगे, उनको रोकेंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। राजा निसार शाइक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, चूंकि ये जमात इस्लामी के साबिक सदर भी थे, जोनल सदर भी थे। निसार शाइक साहब क्या कहते हैं आप, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर होते हैं तो किस तरह के होंगे इलेक्शन, क्या आप क्या कहते हैं? शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो चलो इस पे निसार शाइक साहब की आवाज नहीं आती। मैं बिल्कुल आपके पास आ जाता हूँ नदीम असलम साहब। जिस तरह राजा वाजिद साहब कह रहे थे कि अभी तक चूंकि जरा इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने इलेक्शन किस तरह के करवाने हैं, क्या जांचा क्या होगा, किस तरह के इलेक्शन होंगे, क्या होगा, इनको पता ही नहीं है अभी तक। इनकी जो बेसिकली ये सब सियासी जमातों का या सिविल सोसाइटी का, वकला का, तुलबा का ये बुनियादी राइट है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में अपने आप को पेश करें और लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ये एक्सरसाइज होती है, यानी कि असेंबली इलेक्शन से भी बड़ी जो है बल्दियाती या लोकल बॉडीज का इलेक्शन होते हैं। वो इसमें लोकल बॉडीज के कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 60 के बाद से। इससे मैंने कहा कि 86 में ये इफेक्टिव सिर्फ इस वजह से इनको खत्म किया गया कि मोरूसी सियासत एक परवान चढ़े, कबीला की आप देख लें कि वो मजबूत हुई है, मेरिट का कत्लेआम हुआ है, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनका रास्ता रोकने के लिए, यानी उसी के ट्राइब का रास्ता रोकने के लिए वो करते हैं। जहाँ तक इख्तियारात का या वसाइल का तलक है, तो ये जो लोकल बॉडीज को होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, बल्दिया होती है या टाउन कमेटियाँ, इनके महदूद पैमाने पे अपने रिसोर्सेज होते हैं और गवर्नमेंट इनकी मदद भी करती है, जैसे ये टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, छोटी छोटी पॉलिसियां वगैरह इनकी अपनी होती हैं जिससे वो खुद जनरेट करते रहे हैं। तो मेरा ये इनकी बिल्कुल मैं इनकी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ, तमाम लोग ज़हनी तौर पे इस हक से इस दफ़ा दस्तबरदार ना हों, अपने आप को तैयार करें और स्टैंड अप होके सियासी जमातें वकला के साथ मिलके, अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इनका नीयत क्लियर है, सिर्फ जो असेंबली मेंबरान है उनकी नीयत पे ये खोट है
कि वो नहीं चाहते कि आप देख लें जितने भी मेंबरान हैं उनकी फैमिली का आप शजरा नसब देख लें तो अपनी जो फैमिली का जो ट्री है उसको छाप रखने के लिए ये नहीं चाहते कि ये टूटियां खंबे ये खुद ही देना चाहते हैं हर बंदे को। ये नहीं चाहते कि लोग नीचे पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, सड़कों के मसाइल या नालियों या कम्बों के मसाइल वो लोग हल करें। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट है के लिए लोगों को बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, फर्मली स्टैंड होना चाहिए। और अगर जलसे जुलूस या इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत हो, कानूनी माहौल बना हुआ है तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अपने इस हक को बजोर अवामी कुव्वत जो है ना वो मनवाएं, ताकि इनके लिए जो जो इसकी डिले कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं या बिल्कुल कहते हैं बदनीति है उनकी, उसको ये बिल्कुल उनको पर्दाचाक करें। और जो भी सियासी कुव्वतें हैं, अवाम दोस्त हैं, ये आप सबके रास्ते को ये रोकने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें ये मेरा मसला नहीं है, ये किसी शाइख साहब की पार्टी का मसला नहीं है, जमात इस्लामी का नहीं, नून लीग का या फिर ये सब जमातों के कारकुनों का मसला है कि उस मोरूसी सियासत के खात्मे के लिए इख्तियारात को किसी हद तक जो है ना बल्दियाती इलेक्शन के जरिए वो निचली सतह पे लेके आए। त्राबी साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या करना चाहिए आवाम को? त्राबी साहब से मेरा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। मेरे साथ इस वक्त राजा इशफाक साहब JKBS न्यूज़ से मेरे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं। उनसे हम पता करेंगे कि आज की जो ताज़ा तरीन कार्रवाई है कायमा कमेटी की, वो कार्रवाई क्या थी। इशफाक भाई मेरे साथ हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी इशफाक भाई आप मेरे साथ हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। इशफाक भाई, कायमा कमेटी ने आज क्या फैसले लिए हैं आज? अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा ये मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है इशफाक भाई। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे अभी एक मोहतरम भाई हैं, उन्होंने ये बात की है कि पार्लियामेंट हाउस का या आगे पीछे घेराव की बात इन्होंने की। तो इलेक्शन आपको पता है कोई भी होता है कि जब तक आपके पीछे कोई सिस्टम नहीं है तो बिना सिस्टम के आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिल वक्त तो ये चीज़ है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 16 से 22 के दरमियान कागजात नामजदगी वो जमा करवाएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही उन्होंने फैसला किया था। अब जो असेंबली में जो मेंबरान बैठे हुए हैं उनका एतराज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे कोई मुशावरत नहीं की। तो इस बारे में आप ये भी जानते हैं कि एक पार्टी को कम से कम 6000 टिकट जो है एक पार्टी जारी करेगी। अब वो अभी तक किसी को यही नहीं पता है कि जो वार्ड लेवल के ऊपर जो बंदा है उसके पास इख्तियारात क्या होंगे, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर जो है उसके पास क्या इख्तियारात होंगे, ना अभी कोई पार्लिमानी बोर्ड बना। यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर आपको पता है कि 30 साल से कोई भी ऐसा ऑफिस या कोई दफ्तर सिस्टम मौजूद नहीं है कि जहाँ पे बैठ के ये लोग किसी चीज़ को मैनेज करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो फारूक अदर साहब ने भी एक जी जी बोले इशफाक भाई, बोले। इशफाक भाई से मेरा राब्ता शायद दोबारा मुनक़ता हो गया, चूंकि वो आज की जो कायमा कमेटी की जो कार्रवाई थी उस पर बात करना चाहते। इशफाक भाई हैं हम मेरे साथ आप? इशफाक भाई से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। नदीम भाई, जिस तरह इशफाक भाई कह रहे हैं जी कि हुकूमत कह रही है हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है मौजूद, ना तो हमारे पास जगह है बैठने के लिए, ना हमारे पास 6000 से ज़ायद वो कह रहे हैं कि टिकट जारी करने हैं एक पार्टी ने, तो अभी तक ज़रा वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसी तारीख दे दी जी कि ये तारीख है, इसमें आप वार्ड्स के इस तरह के अपने कागजात जमा करवाएं। तो कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है ये सारा? ये सब देखें, मैंने कहा कि 60 से लोकल बॉडीज एक्ट मौजूद है, कवानीन मौजूद है, एक्ट 74 में भी और भी ये लोकल बॉडीज रही हैं। ये नहीं कि ये कर रहे हैं तो इन्हें कुछ पता नहीं। असल प्रॉब्लम इनका ये है कि ये इन पे प्रेशर बढ़ गया है कि ये किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। उम्मीदवार ज्यादा हैं, लोग अपनी जो इज़हार राय है उसको ज्यादा करना चाहते हैं। आप देख लें कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अभी भी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट किए हुए हैं। ये नून लीग की गवर्नमेंट में ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पार्टी को लगाए हुए थे। मतलब मीरपुर में देख लें, फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर बल्दिया में इन्होंने लगाए हुए हैं। अभी भी वो किसी न किसी हद तक काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि इनके पास जगह नहीं है, टाउन कमेटियां ये अभी इन्होंने नहीं बनाई, पुरानी ये शायद बंद पड़ी है उनकी, मुझे नहीं अंदाजा। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और जो बल्दिया के इलेक्शंस हैं या बड़े शहरों के जो इनकी वो ये खुद सियासी तौर पे अपने कारकुनों के जरिए मैनेज करते रहे। यानी
नून लीग ने भी पिछले एडमिनिस्ट्रेटर अपने लगाए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट वो जो चेयरमैन थे वो भी इन्होंने अपनी पार्टी के लगाए हुए थे। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया हुआ था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी इसी तरह पहले किए हुए थे। यानी वो उन बंदों को नवाजते हैं जो नालायक तरीन है और सिर्फ इनको खुशामदी है। तो इस प्रोसेस से ये डरते हैं कि उसमें ये प्रोसेस हो और इसमें से वो लोग सामने आए जिनको कम से कम 200-400 वोट मिलते हैं और वो लोगों के नुमाइंदे बन के आए। तो ये जरूरी नहीं, ये यानी इनका अपने जिसको कहते हैं पर्दा चाक हो रहा है या एक्सपोज हो रही है, इन्होंने इस अमल को रोकने के लिए इन्होंने बेसिकली डिलीवर क्या किया है। अगर आप इनके बजट देखें या इनकी जो लेजिस्लेशन है इन्होंने गुज़श्ता 74 सालों में, तो सिवाय ये मोस्टली तो अपने हल्कों में ही नहीं रहते, इनकी प्रॉपर्टियां, इनकी रिहायशें वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है ही नहीं। ये अलामती तौर पे वहां पे आते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आप लिस्ट देख के इनकी चेक कर ले, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जहाँ पे वहां पे, और ये असेंबली मेंबरान, और ये इनका जो लाइफ स्टाइल है ये बिल्कुल कॉपी करते हैं पंजाब के हुक्मरानों की। और इनका लेन देन ये सिर्फ डंडे के जोर पे और कबीले का जो एक कार्ड है उस बुनियाद पे ये इन्होंने पूरा नेक्सस बनाया हुआ है, जिसको यानी कि 47 सालों से ये चल रहे हैं। तो इसको तोड़ने के लिए ये इनका वाहिद काम ये है कि जो भी अवाम दोस्त आवाज उठती है या इशू होता है उसका रास्ता रोकने के लिए ये अपने मफादात के, इनके क्या देखे हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे होने की क्या वजह है, यही है कि दोनों के मफादात मिलते हैं और मफादात के एक दूसरे को कहते हैं उनकी पीठ इसकी तरफ है, इसकी पीठ उनकी तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को तब्दील के, तो अवाम को इन्होंने ये भेड़ बकरी समझा हुआ है और उनका रास्ता, यानी ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, ना ये पहली दफा करवा रहे हैं और ना ये कि इनको तजर्बा नहीं है। ये अदलिया जो है वो फार बेटर है, उनके पास रिसोर्सेज मच बेटर है, ये डिसीजन उनके जो पहले होते थे। तो अब असेंबली की भी ऐसी सिचुएशन है, इनका बजट जो पहले बिल्कुल नहीं होता था अब काफी है, लोकल बॉडी का जानबूझ के बजट नहीं रखते थे, अब ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन को सिर्फ फाइनेंशियल जो इशू है वो होता है। अगर कहते हैं कि पैसे हैं लोकल बॉडीज के लिए तो ये हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं और उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सेमी इंडिपेंडेंट आप कह ले होता है। तो उसका रास्ता इन्होंने रोका, सुप्रीम कोर्ट का अपना डोमेन है, बल्दियात का इलेक्शन कमीशन का अपना जो है डोमेन है और गवर्नमेंट का अपना, ठीक है कानून साजी करना इनका होता है, लेकिन उन्होंने एक गुड फेथ अच्छे फैसले को जो कि बराह रास्त अवाम के हक में था या अवाम इसको बराह रास्त मुस्तफीद होने जा रही थी उसका रास्ता रोका है। और ये लोगों को महसूस करना चाहिए और इनके इस जांचे में नहीं आना चाहिए कि इनकी औलादें ही आगे आपके हुकूमत करें और आपको किसी काबिल नहीं है समझे कि ना बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी आपको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा ना, देखिए आपने इन्होंने अपने गाड़ियों के खर्चे ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये सब ने करोड़ों की गाड़ियां ली हैं, ये देख ले अपनी जो तनख्वाहें इन्होंने जो इनक्रीज की हैं वो किस तरह, मुलाजमों के लिए हड़ताल जब तक छोटे से पैसे नहीं देती, यानी आजाद कश्मीर का जितना बजट है वो पहले वसाइल इनके अख्तियार में नहीं है, और जो बाकी बच्चे हैं वो गैर तरक्याती खर्चात में ये जाया कर देते हैं। गैर तरक्याती क्या है, ये अपने प्रोटोकॉल कहते हैं बैरून मुल्क इलाज ये उस पैसे से करवाते हैं, गाड़ियां उससे लेते हैं और एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां एक वजारत की होती है। तो इस तरीके से लोगों का जो है वो लोगों पर खर्च कर रहे हैं। या आप मुझे बताएं पूरे आजाद कश्मीर में आज भी 2022 में पीने का साफ पानी, आप देख ले सीवरेज और निकासी दरिया जो है ना वो सारे इन्होंने बेच के खाए हैं। मंगला डैम का देख ले, उसकी जो है ना पानी कहाँ बाव पंजाब की तरफ जाता है। नीलम झेलम का देख ले, वो उस तरफ कर दिया उन्होंने, बिल्कुल उसको टनल बना के खत्म कर दिया था, अभी टूटी है। क्रोट डैम देख ले, दया मीर बादशाह, यानी जहां भी इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं वो अपना हाथ काट के और अपने मफादात को पीछे छोड़कर फिर कहते हैं जी यही खुशामद ये मफादाती सियासत है जिसकी ये पैरोकार है। इनकी कोई एबिलिटी नहीं है, इनमें कोई कानूनदान नहीं है, पढ़े लिखे इतने नहीं है, ये क्या कहते हैं चंद एक लोग होंगे जो इनमें से कैपेबल होंगे। आप इनकी तारीख देखें पिछली 3 असेंबलियों की, वही लोग लौटे हैं जो हुकूमत बनाने में सबसे आगे होते हैं और हुकूमत को गिराने में सबसे आगे वही होते हैं। यानी इनका यानी उर्फ आम में इनको बेजमीर या लोटे कहा जाता है, लेकिन ये लोग जो है ना ये अपने आप को फिर हाजी नवाजी बन के तो आगे बने होते हैं। तो इन पे इनका मासबा हमेशा ये बच जाते थे जो हकूक की जदोजहद आजाद कश्मीर में करते हैं, तो कभी चीफ सेक्रेटरी पे चले जाते थे, कभी वजारत अमूर कश्मीर पे चले जाते थे। तो अब लोगों को ये निशानदेही करनी चाहिए कि ये जो असम्बली के मेम्बरान है आपके, ये ही आपके हकूक गसब करवाने में, जिसको कहते हैं कि मिले होते हैं उनके साथ और आपके गर्दन कटवाने में ये पेश होते हैं। जिसकी ये मिसाल अगर इलेक्शन नहीं कराते
या आप देख लें ये किसी भी जमात को मैंने खुद मॉनिटर किए हैं, ये जो फ्यूल टैक्सेस वगैरह इस पे प्रोटेस्ट हुए हैं, किसी मुस्लिम लीग का बंदा मैंने जुलूस में नहीं देखा, कोई नून लीग का बंदा नहीं देखा, कोई पीटीआई का बंदा नहीं देखा जो बड़े बड़े इश्तेहार देके तो अपने नाम के साथ लगाते हैं। यानी अवामी हकूक की जब भी कोई बात चलती है तो ये हमेशा गायब हो जाती है। तो इसको नहीं नदीम असलम साहब, राजा फारूक अदल साहब रावलाकोट धरने में मौजूद थे, रावलाकोट धरने में गए हैं। उसके बाद वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून की लोकल क़यादत थी वो भी धरने में रावलाकोट मौजूद रही, जो फ्यूल टैक्सेस वाला जो धरना था उसमें मौजूद रही। मैं इशफाक भाई से अगर जान सकूं कायमा कमेटी की आज की कार्रवाई, इशफाक भाई आप हैं मेरे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 आ रही है। इशफाक भाई आप बता रहे थे कायमा कमेटी की आज की कार्रवाई बता रहे थे आप, प्लीज। जी पहले तो शायद भी मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा हमारी जो खास करके आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है ना, उनको थोड़ी सी गलतफहमी है। वो ये है कि जो 15वीं आईनी तरमीम के बारे में वो लोग सोच रहे हैं कि ये तकसीम कश्मीर के बारे में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 15वीं आईनी तरमीम है बेसिकली बल्दियाती इलेक्शन को जो है ना इल्तवा का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। तो इसमें जो आज जो पार्लियामेंट हाउस में इसमें मुजफ्फराबाद में जो इन्होंने करारदाद मंजूर की है, तो कल मेरे ख्याल में ये इसको जो है हाई कोर्ट में जो है जाएगी। इसके अलावा ऑलरेडी जो वकला की तरफ से इसमें कोई उन्होंने रिट भी दायर की हुई है। तो अब मसला ये है यहाँ पे कि जो असेंबली मेंबरान का इतराज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इनसे कोई बात नहीं की है, जिसकी वजह से ये लोकल बॉडीज के ऊपर जो है ना ये इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए। जिस तरह अभी तक इलेक्शन कमीशन ने 30 साल पहले भी जो आपको पता है कि कागजात नामजदगी लोगों ने जमा करवाई थी, फीसें वगैरह करवाई थी, वो किसी को कुछ वापस मिला नहीं है। और दूसरा अभी तक किसी को ये भी नहीं पता है कि जो वार्ड लेवल से लेके यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर किसी भी ओहदेदारान के पास ओहदा क्या हो। तो इस हवाले से वो चाहते हैं कि इसका एक प्रॉपर सिस्टम बना के तो ये इलेक्शन करवाए जाएं। तो फिल वक्त इसमें यही चीज बताई है उन्होंने कि जो बिल तो आज तक 11 बजे तक जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ और कल 11 बजे तक दोबारा इन्होंने मुलतवी किया हुआ है। कल इसको बाकायदे से ये बिल की मंजूरी जो है करारदाद ये मंजूर कर दी जाएगी 15वीं तरमीम। इशफाक भाई ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। करारदाद मंजूर हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन डिले हो जाएंगे, ये कंफर्म हो गया। इशफाक भाई ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। करारदाद में कह रहा हूं कि मंजूर हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन डिले हो जाएंगे। इशफाक भाई आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। वाजिद भाई आप हैं मेरे साथ? राजा वाजिद साहब भी मेरे साथ नहीं है। नदीम असलम एडवोकेट साहब, आखिर में चूंकि आपसे अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि जिस तरह इशफाक को ये भी बता रहे थे कि करारदाद कल मंजूर हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन डिले हो जाएंगे, उसके बाद आगे ज़ारा फिर दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है कोर्ट में, अगर हुआ कोर्ट में कुछ, तो उसके अलावा तो कोई और चारा काम नहीं है। प्रिंसिपल जो है ना वो जब सेशन हो रहा हो असेंबली का तो उसमें कोर्ट को इंटरवीन नहीं कर सकती, या जब तक के जो करेक्ट फाइंडिंग्स हैं या अनाउंसमेंट वो कर ना लें कि बेसिकली उन्होंने डिले किस वजह से किए और क्या करना चाहते हैं। तो ये जब क्लियर हो जाएगा जैसे आज कह रहे हैं कल तक, तो उसके बाद जो है ना मेरी तारिक मसूद साहब हैं जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस वक्त चेयर हैं एग्जिस्टिंग, वो मतलब बिल्कुल वो भी जैसे मेरे जज्बात हैं उनके भी ऐसे थे। सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों से भी कुछ बात हुई है मेरी, और बार एसोसिएशन जो है ना वो उनके अहदेदार भी, यानी वो विलिंग है कि इस मामले को जैसे ये जमात इस्लामी के दोस्तों ने कहा है कि और भी लोग जो हैं वो विलिंग है कि इस बात को कोर्ट में लेके जाएंगे कि ये मतलब है यानी असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव कानून साज असेंबली की जो मेंबरान है उनका जो एक्शन है वो बदनीति पे बुनियादी तौर पे वो नजर आता है, मेलाफाइडी जिसको कहते हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह मैंने कहा है और वजूहत भी हो सकती हैं कि ये है कि ये नहीं चाहते कि जो इक़्तिदार है या पावर्स हैं या फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन, मुमकिन तौर पे कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है? ये तो प्री जजमेंट तो नहीं होती, लेकिन नहीं यही नहीं, है कि नहीं मतलब कानूनन मतलब कोर्ट क्या फैसला कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट को नल एंड वाइड किया है बेसिकली, इस यानी उसके फैसले को इन्होंने उसको बिल्कुल क्या बंदिश लगाई है। तो डेफिनेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे आगे ये मामला चलेंगे, तो इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है उसकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और फिर लोग भी अगर इसमें फ्रीक बनेंगे तो प्रोटेस्ट वगैरह या जुलूस वगैरह निकालेंगे
तो डेफिनेटली इसके चांसेस हैं कि इनके पास कोई रास्ता ना बचे कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और सियासी तौर पे भी इन पे इतना प्रेशर हो कि जो कोर्ट जो है ना वो ज्यादा साफ सफाई के साथ, क्लैरिटी के साथ जो है ना वो अवाम के हक में जो है ना उनको ज़ाहिर है उनका काम है कि लोगों के मफादात के वो तहफ़्फ़ुज़ करें और और उसकी प्रोटेक्ट। मजबूरन आप कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, मजबूरन आप कहते हैं कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अदालतों को भी इस पे अपना जो तारीखी रोल है, जैसे उन्होंने पहले भी देखें, अदालत और इलेक्शन कमीशन की दिलचस्पी की वजह से ये तारीखें वगैरह अनाउंस हुई हैं, और खासकर अदालत ने सारी मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए कागजात नामजदगी की तारीख और आगे जो पूरा शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, ये मांगी थी, तो उसको सबोटाज किया है इन्होंने, और इस पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि ये इलेक्शन ना हो सके, ये इनकी नीयत मुझे जो समझ आ रही है, क्योंकि बहुत सारों का ये जो पन्ने खानी बनी हुई है वो इस तरह से काफी हद तक वो कम होती नजर आती है, तो उसका रास्ता रोकने के लिए ये सारा कुछ इन्होंने आपस में, कहते हैं कि बानमदी का सारा कुंभा, ये आपस में मिल के इन्होंने ये सारी कदगन लगाई है, और अपने मामलात को अपने यानी फायदे के मुताबिक, कि इनकी औलादें ही आगे पीछे फले फूले, बाकी किसी को ये हक ना मिले कि वो बल्दियाती इलेक्शन भी लड़े, तो काउंसलर बन सके, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या बीडी मेंबर बन सके। तो इसके लिए लोगों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए अपने हक के लिए, जहाँ कानून अपना रास्ता उसको बनाना चाहिए, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए, वहाँ आज़ाद कश्मीर के तमाम जमातों बिला तखसीस, वो चाहे उनका सिविल सोसाइटी, वकला, ताजर और तुलबा, ये सब इनको जो है ना वर्किंग क्लास को, इनको मिल के बल्दियाती इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहिए, और इनको हमेशा के लिए ये तय कर लेना चाहिए कि ये अपने हर जो है टर्म पे ये पूरे वक्त के साथ हुआ करें। बहुत-बहुत शुक्रिया नदीम असलम एडवोकेट साहब, आपका कानूनी राय देने के लिए। हमें आज के प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे एडवाइज़र टू पीएम आज़ाद कश्मीर जनाब अताउर रहमान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मेरे साथ राजा वाजिद साहब मुस्लिम लीग नून से, तरावी साहब मुस्लिम लीग नून से, और उसके बाद इशफाक भी मौजूद थे मेरे साथ, JKBS न्यूज़ बाग के ब्यूरो चीफ। आप सारे अहबाब का बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा जो आज़ाद कश्मीर में है, बल्दियाती इंतखाबात, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इस वक्त चूँकि एक अमेंडमेंट लाई है असम्बली के अंदर, जिसके ज़रिए वो इस वक्त जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करके थोड़ा डिले करना चाहती है। यही अताउर रहमान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा डिले करना चाहती है, ताकि जो ग्राउंड है वो मुहैया किया जाए और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इस पे बाजिद हैं कि इस टाइम पे इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। लेकिन जो अमेंडमेंट है, जो 15वीं तरमीम है, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है उसको बल्दियात तक के लिए ले जाने के लिए एक नई तरमीम लाई गई है आइन साज असम्बली में, कानून साज असम्बली में, और उसमें कल वो मंजूर हो जाएगी। और उसके बाद चूंकि ज़ाहिर है कोर्ट दरमियान में मुदाखलत असम्बली के इजलास के दौरान नहीं कर सकता, तो असम्बली जब इजलास में करारदाद मंजूर कर लेगी तो उसके बाद ज़ाहिर देखते हैं कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि बल्दियाती इलेक्शन इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को हर सूरत में करवाने पड़ेंगे, चूँकि कोर्ट बाज़िद है अपनी जगह पे कि जो लोगों के बुनियादी राइट्स हैं वो लोगों को हर सूरत में मिलने चाहिए, और लोगों को बल्दियाती इलेक्शन चूँकि लोगों का बुनियादी राइट है और ये उनको हर सूरत में मिलना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहने का आपका बहुत शुक्रिया। आपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा आज के प्रोग्राम के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।